Hello friends, today we will start registration under GST CA Final IDT। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि रजिस्ट्रेशन कौन लेगा, कैसे लेगा, कहाँ लेगा। ठीक है, इसके बारे में। नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी पेन बेस और स्टेट स्पेसिफिक, मतलब हर स्टेट के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जिस जिस स्टेट में आप टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो या गुड्स करते हो, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। However, a business entity having separate place of business in a state may obtain separate registration for each of its place of business। ठीक है, एक स्टेट के अंदर अगर आपका अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप उनके लिए भी जीएसटी नंबर मतलब अलग से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है, GSTIN आपको जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल होता है। जीएसटी का कॉमन पोर्टल होता है ना, वहां पर। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक, मतलब यहाँ पर आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है ऑल टैक्सेस के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, आपको इन सब के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से पर्सन लाइबल होते हैं, अब बात करते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, ठीक है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो अपन बात करेंगे कौन लाइबल होगा और कब रजिस्ट्रेशन उसको लेना होगा। ट्रांसफरर ने ट्रांसफर किया ट्रांसफरी को, तो यहाँ लाइबल होगा ट्रांसफरी। ठीक है, और उसको रजिस्ट्रेशन कब ले लेना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ट्रांसफरी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस। अब बात करते हैं इन केस ऑफ अमालगमेशन डी मर्जर बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, दो कंपनियों का अमालगमेशन हो गया, फॉर एग्जांपल वोडाफोन और आइडिया का अमालगमेशन हाई कोर्ट ने किया, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो नई कंपनी बनी VI, तो एक ट्रांसफरर ट्रांसफरी कंपनी, तो यहाँ लाइबल कौन होगा, ट्रांसफरी कंपनी यानी VI। ट्रांसफरी कंपनी लाइबल होगी, कौन सी डेट से लाइबल होगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच आरओसी इश्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। जब आरओसी उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देती है ना, वो दिन, उस दिन ट्रांसफरी कंपनी लाइबल होगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जाम टर्नओवर। एग्जाम टर्नओवर इंक्लूड करता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑल्सो, प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटर स्टेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट टर्नओवर। और एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट किया जाता है ऑल इंडिया बेसिस फॉर द सेम पेन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, स्टेट विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड सर्विस और बोथ। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 स्टेट है, अगर आप इनमें से कोई, मतलब इन फॉलोइंग 4 स्टेट में से आप किसी भी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विस का, तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 10 लाख रुपीज हो जाएगी। 10 लाख रुपीज से अगर ज्यादा टर्नओवर हुआ तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 4 स्टेट कौन कौन से, MMNT। एम का मतलब हो गया मणिपुर, एम का मतलब हो गया मिजोरम, एन का मतलब नागालैंड, टी का मतलब त्रिपुरा। ठीक है, एम पर 3 नाम है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालैंड, लेकिन मेघालैंड नीचे आएगा 20 लाख के टर्नओवर में। ठीक है, क्योंकि मेगा मतलब बारिश, बारिश बाद में आएगी। पहला हो गया MMNT मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद में एन नागालैंड, उसके बाद में टी त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रुपीज की है। अब बात करते हैं स्टेट विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉलोइंग 6 स्टेट है, यहाँ पर टर्नओवर लिमिट 20 लाख रुपए है। कौन कौन से स्टेट, सबसे पहले ए का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में एम का मतलब मेघालय, उसके बाद में STU, एस का मतलब सिक्किम, टी का मतलब हो गया अपना तेलंगाना, यू का मतलब हो गया अपना उत्तराखंड, उसके बाद में आता है पी का मतलब हो गया पुडुचेरी। ये 6 स्टेट है जहां पर अगर कोई भी सप्लायर सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विस का, ठीक है, तो उसका टर्नओवर अगर 20 लाख रुपीज तक है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। लेकिन अगर उसका टर्नओवर 20 लाख रुपीज से एग्जिट कर जाता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी स्टेट है, ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये ऊपर वाले 10 स्टेट में इंक्लूड नहीं है, तो जम्मू कश्मीर, आसाम और हिमाचल प्रदेश में अगर आप केवल सप्लायर हो किसके, गुड्स के, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान ऊपर किसी भी 10 स्टेट में कवर नहीं है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी कवर नहीं है राजस्थान। ठीक है, मैं राजस्थान में रहता हूँ और मैं केवल राजस्थान के अंदर ही कपड़ों का व्यापार करता हूँ। ठीक है, तो मेरी टर्नओवर लिमिट हो जाएगी 40 लाख रुपीज, क्योंकि मैं केवल सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ, सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ और मैं सप्लाई कर रहा हूँ किसका, कपड़ों का। ठीक है, तो 40 लाख रुपीज लिमिट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 40 लाख से अगर ऊपर हो गया मेरा टर्नओवर तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं सप्लायर ऑफ गुड्स के साथ साथ सप्लायर ऑफ सर्विस भी करता हूं तो मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपीज हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो राजस्थान हो या कोई दूसरा स्टेट क्यों ना हो। नेक्स्ट,
कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केस, इन फॉलोइंग केसेस में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। यहाँ इंटर स्टेट परचेज की बात नहीं हो रही, सप्लाई की बात हो रही है। आप परचेज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन आप इंटर स्टेट मतलब राजस्थान से गुजरात आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में क्या होगा हम आगे बताएंगे, आपको नीचे दे रखा है, ठीक है, वहां पर 20 लाख तक की एग्जम्पशन दे रखी है आपको। नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ए पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे को कोई सर्विस रिसीव हो रही है जिसपे रिवर्स चार्ज के थ्रू मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, ठीक है, तो मुझे जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, ईसीओ हु आर नोटिफाई एज लाइबल फॉर टैक्स पेमेंट अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। 9(5) में 3 सर्विसेज स्पेसिफाई है, एक तो मोटर के मैक्सी केबल, एक अकोमोडेशन इन होटल इन गेस्ट हाउस, एक हाउसकीपिंग सर्विसेज। वो सर्विसेज अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई की जाती है तो टैक्स कौन पे करता है, ईसीओ टैक्स पे करता है, तो ईसीओ को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एनआर टैक्सेबल पर्सन मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, जिसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर कोई भी बंदा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51, ठीक है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ओके, ए पर्सन हु सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, जैसे कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई करता है ना, तो एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी के अंदर, ठीक है। सप्लायर अदर देन नोटिफाई अंडर सेक्शन 9(5) हु सप्लाई थ्रू एन ईसीओ। इसका मतलब ये हो गया जो 3 सर्विसेज स्पेसिफाई है ना 9(5) में, उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज और गुड्स अगर सप्लाई कर रहे हो आप, सप्लायर हो आप और आप सप्लाई कर रहे हो ईसीओ के थ्रू, ठीक है, तो सप्लायर को जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट, एवरी ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट ए सोर्स, ईसीओ को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में जो कलेक्ट करता है टीसीएस, ठीक है। एवरी पर्सन सप्लाइंग ओआईडीआर सर्विसेज किसको, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन मतलब नॉन रेजिडेंट मतलब नॉन टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज देता है, तो ओआईडीआर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना वो इंडिया में टैक्स पे करता है, तो उसको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय दी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से पर्सन होते हैं जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होते हैं, ठीक है, उसके बाद पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज बोथ नॉट लाइबल टू टैक्स और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसका मतलब ये हो गया अगर कोई भी एक पर्सन है जो नॉन लेवेबल टू जीएसटी गुड्स की सप्लाई कर रहा है, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, पेट्रोल है वगैरह, डीजल है, तो अगर उनकी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज लिमिटेड टू द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अगर कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है जो सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूस का, जो कहाँ से प्रोडक्ट हो रहा है, आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड का कल्टीवेशन से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना उसको वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है एग्रीकल्चरिस्ट, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, इसका मतलब ये हो गया जैसे कि ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, तो वो 5% से टैक्स पे कर रहा है, तो सारी सप्लाई पर रेसिपिएंट टैक्सेबल होता है, ठीक है, अगर रेसिपिएंट स्पेसिफाई पर्सन होते हैं जो अपन ने आरसीएम चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, तो ही टैक्स पे किया जाता है रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट के थ्रू। तो यहाँ पर सप्लायर तो टैक्स पे करेगा नहीं क्योंकि उसने तो 5% वाली स्कीम ले ली है ट्रांसपोर्टर ने, तो रिवर्स चार्ज लगता है यहाँ पर। और नॉट पर्सन जो सप्लायर होगा ना वो नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू ₹20 लाख। यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी पर्सन है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, यहाँ गुड्स और सर्विस कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो उसको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया नॉट लाइबल के अंदर, अगर कोई भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है किसका, टैक्सेबल सर्विसेज का, अप टू 20 लाख रुपीज तक, अगर 20 लाख रुपीज तक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस किया जा रहा है, वो भी इंटर स्टेट राजस्थान से गुजरात फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 20 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज हो जाएगा 4 कैटेगरी ऑफिसेस एमएमएनटी के केस में, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड।
अब बात करते हैं पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स और नोटिफाई हैंडमेड गुड्स अप टू ₹20 लाख। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं राजस्थान से गुजरात में हैंडीक्राफ्ट नोटिफाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स है या फिर हाथ से बनाए हुए कोई भी गुड्स है, ठीक है, जो भी नोटिफाई किए कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, मैं उसकी सप्लाई कर रहा हूँ और मेरा टर्न ओवर 20 लाख रुपीज तक ही है, तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको बाहर कर रखा है किसमें, पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन की लिस्ट के अंदर से। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, जो सप्लाई कर रहा है इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, क्या, नोटिफाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स और नोटिफाई हैंडमेड गुड्स अप टू ₹20 लाख, तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। यही एक एक्सेप्शन है जिसमें वो नोटिफाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स का और नोटिफाई हैंडमेड गुड्स का इंटर स्टेट ट्रांसफर करा है और अप टू ₹20 लाख तक। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर, हाँ, अगर कोई भी सप्लायर है, ठीक, अदर देन नोटिफाई 95 जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज थ्रू ईसीओ, तो उसको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओके, ठीक है। अब 95 के अंदर 3 सर्विसेज स्पेसिफाई थी, उसको छोड़कर अगर कोई सी भी आप सर्विस या गुड सप्लाई कर रहे हो ईसीओ से, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, क्या, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहाँ पॉइंट क्या कहते हैं, सप्लायर ऑफ सर्विस, गुड्स नहीं सर्विसेज, थ्रू एन ईसीओ, ठीक है, अदर देन 95 वाली सर्विसेज को छोड़ के, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹20 लाख तक है, जिसका टर्नओवर अप टू ₹20 लाख तक है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है ईसीओ के थ्रू, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। कब तक, जब तक उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है। लेकिन अगर वो सप्लायर ऑफ गुड्स है, ठीक है, और वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। इसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो और 3 सर्विसेज को छोड़ के जो 95 में स्पेसिफाई कर रखी है, वो आप सप्लाई कर रहे हो ईसीओ के थ्रू, और आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है या 20 लाख रुपए तक है, और ये 20 लाख 10 लाख हो जाएगा 4 स्टेट के अंदर, ठीक है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट, वेयर एंड बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए कहां और कब अप्लाई करें। पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 एंड 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन के केस में कहां अप्लाई करें और कितने दिन में करें। आपको हर स्टेट में अप्लाई करना होगा जहां पर आप लाइबल हो, मतलब इसका मतलब ये हो कि जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एग्जिट कर जाता है, तो आपको अप्लाई करना होगा ईच स्टेट के अंदर जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो within 30 days from the date on which he become liable for registration। जब वो लाइबल हुआ ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में। ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही सो लाइबल, और कब तक अप्लाई करना होगा, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो भी ये एनआर टैक्सेबल पर्सन होते हैं और जो भी सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उससे कम से कम 5 दिन पहले तो उनको अप्लाई करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ए पर्सन हु मेक्स ए सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, एक बंदा है जो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई कर रहा है, तो उसको कहाँ अप्लाई करना होगा, इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। इसका मतलब ये हो गया, वो टेरिटोरियल वाटर से सबसे नजदीक वाला स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन सा है, वहां पे उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कितने दिन में अप्लाई करना पड़ेगा, 30 दिन का टाइम है आपके पास में, ऑन विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी ये यूआईएन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू नोटिफाई एजेंसी ऑफ, आप सप्लाई कर रहे हो किसको, नोटिफाई एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उन लोगों को एक यूएनआई इशू किया जाता है, जिसके बेसिस पे जो भी वो टैक्स पे करते हैं ना, उनको उनका रिफंड मिल जाता है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट कौन सी मानी जाएगी, अगर आपने अप्लाई कर दिया है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट जब आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जैसे मैं लाइबल हुआ 1 तारीख को और 30 दिन के अंदर अंदर मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम सो लाइबल, जिस दिन वो लाइबल हुआ था ना, मैं लाइबल कब हुआ था, 1 तारीख को, 1 जुलाई को फॉर एग्जांपल, तो 1 जुलाई से इफेक्टिव डेट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की। अगर मैंने एप्लीकेशन सबमिट की आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन,
जैसे मैं 1 जुलाई को लाइबल हुआ, मैंने अप्लाई किया था मैंने अप्लाई किया 2 अगस्त को, ठीक है, तो 30 दिन एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मुझे रजिस्ट्रेशन मिला 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त होगी मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अब ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूआईएन अंडर एसजीएसटी शैल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड अंडर सीजीएसटी, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बी रिजेक्टेड अंडर सीजीएसटी एक्ट। उसी तरह अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है ना एसजीएसटी के अंदर, तो डीम्ड टू बी रिजेक्टेड अंडर सीजीएसटी एक्ट ऑल्सो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, ये अमेंडमेंट है, ठीक है। तो अब प्रोसीजर की अपन बात करते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन डिपिक्टेड बाय वे ऑफ डायग्राम एज फॉलोज। डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। जो भी पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, या जो भी पर्सन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता है, ठीक है, तो उसको एप्लीकेशन देने से पहले बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा उसका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट और यूनिट टेरिटरी जहां से वो संबंधित है, ठीक है। इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। जीएसटी कॉमन पोर्टल के अंदर एक फॉर्म होता है जीएसटी आरईजी 01, उसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। उनको पार्ट ए के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसके बाद में उसका पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वैलिडेट किया जाएगा। पैन कैसे वैलिडेट होगा, पैन आपका ऑनलाइन वैलिडेट होगा फ्रॉम सीबीडीटी डेटाबेस। सीबीडीटी के पास में जो भी डेटाबेस होगा उससे आपका पैन को वैलिडेट कर दिया जाएगा। और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका वैलिडेट होगा, 1 टाइम पासवर्ड सेंड टू इट। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, जिसके थ्रू इसको वेरीफाई किया जाता है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को। नेक्स्ट, उसके बाद में एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाता है और कम्युनिकेट कर दिया जाता है एप्लीकेंट को ऑन वैलिडेट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। जो भी एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होता है ना, उसके ऊपर एक टीआरएन टेम्पररी रेफरेंस नंबर भेज दिया जाता है, ठीक है। अब उस टीआरएन का यूज करके एप्लीकेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन सबमिट करता है इन फॉर्म इन पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट एट द जीएसटी कॉमन पोर्टल आफ्टर अंडरगोइंग आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेंट को आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। अब सीटीपी के केस में क्या होगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में क्या होगा कि उसको अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू गेट टीआरएन फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है, एंड एक्नॉलेजमेंट इज इश्यू ओनली आफ्टर द सेड डिपॉजिट। नॉर्मली बाकी मतलब नॉर्मल अगर पर्सन अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको क्या होता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब भी डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मिलते हैं ना, तो एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाता है, ठीक, इशू कर दिया जाता है एप्लीकेंट को इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में क्या होता है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको एक्नॉलेजमेंट जनरेट करके सेंड किया जाता है। एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है प्रॉपर ऑफिसर को। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, एग्जामिन करता है एप्लीकेशन को एंड अकम्पाइंग डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं ना पार्ट बी के अंदर, वो प्लस एप्लीकेशन, उसको प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है हाँ भाई सब सही है, तो विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विदाउट साइड वेरिफिकेशन, ठीक है, इफ एप्लीकेंट सक्सेसफुली वैलिडेट है आधार ऑथेंटिकेट, एप्लीकेंट ने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया है, साइड वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिशन हुई उसके 7 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, ठीक है, इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 06। लेकिन अगर वेयर द एप्लीकेशन फेल्स टू अंडरगो या डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब एप्लीकेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, ठीक है, और प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि साइड वेरिफिकेशन करना जरूरी है एप्लीकेंट का, तो रजिस्ट्रेशन वो ग्रांट करेगा 30 दिन के अंदर आफ्टर साइड वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में 30 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 06। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नहीं बराबर नहीं है सारी चीजें, तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस दे देगा इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेंट को विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट, ठीक है, जिसमें वो मंगवा लेगा क्लेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट से। लेकिन अगर एप्लीकेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है या प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि साइड वेरिफिकेशन करना जरूरी है, ठीक है, तो नोटिस इशू करेगा उसको एटलीस्ट 30 डेज, मतलब नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन सबमिशन डेट। जब भी उसको एप्लीकेशन आई ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस इशू कर देगा, ठीक है। अगर एप्लीकेंट ने सबमिट कर दिया, फर्निश कर दिया क्लेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस,
उसको जब नोटिस रिसीव हुआ ना एप्लीकेंट को, उसके 7 दिन के अंदर अंदर अगर एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी, जो भी प्रॉपर ऑफिसर ने मांगी है या क्लेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन जो भी मांगा है वो अगर दे दिया, और पीओ सेटिस्फाइड हो जाते हैं उन इंफॉर्मेशन से, तो विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और क्लेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट, प्रॉपर ऑफिसर सर्टिफिकेट मतलब ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा इनफॉर्म जीएसटी REG 06, ठीक है। 7 दिन के अंदर अंदर वो ग्रांट कर देगा। लेकिन अगर एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की, डॉक्यूमेंट नहीं दिए या क्लेरिफिकेशन नहीं दिया 7 दिन के अंदर अंदर, या फिर एप्लीकेंट ने ये सब चीजें दी है लेकिन प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ठीक है। Clarification include modification, correction of particular declare in the application for registration other than PAN, state, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। क्योंकि PAN नंबर, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह ये क्या होता है, ये नॉन कोर एरिया होते हैं, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। डीम्ड अप्रूवल फॉर एप्लीकेशन, इन फॉलोइंग केसेस में हम मान लेंगे कि डीम्ड अप्रूवल मिल गया है। कब? जब पीओ फेल्स टू टेक एनी एक्शन। यहाँ पर पीओ के पास में 30 दिन का टाइम था, ठीक है, from the date of submission of application in case registration is to be granted after physical verification of premises of person who fails to undergo Aadhaar authentication, ठीक है, या फिर does not opt for the same, या पीओ को अगर ऐसा लगता है कि साइड वेरिफिकेशन करना जरूरी था, ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस देना पड़ता है, या 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है, डेट ऑफ मतलब ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है और 30 दिन से ऊपर टाइम निकल जाता है तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 7 डेज का टाइम होता है ना पीओ के पास में, यहाँ पर 7 डेज का टाइम होता है अदर देन आधार ऑथेंटिकेशन या साइड वेरिफिकेशन वाला केस को छोड़ के। तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं करता है तो वो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है। और 7 डेज के अंदर यहाँ पर उसके पास में क्लियरिफिकेशन आता है ना, तो उसके पास में 7 दिन होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट ग्रांट करने के। अगर वो नहीं करता है तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सीटीपी और एनआरटीपी। सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज वन हु हैज ए रजिस्टर्ड बिजनेस in some state in India but want to effect supply from some other state in which he is not having any fixed place of business। इसका मतलब क्या होगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसका रजिस्टर्ड बिजनेस होता है इंडिया के कोई स्टेट, मतलब जैसे राजस्थान के अंदर उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेकिन वो महाराष्ट्र में जाकर सप्लाई करना चाहता है जहां पर उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो सच पर्सन नीड टू रजिस्टर्ड इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही सीक टू सप्लाई एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो अगर वो महाराष्ट्र से सप्लाई करना चाहते हैं तो उसको वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा बंदा होता है जो फॉरेनर होता है, ठीक है, जो ओकेशनल बेसिस पर इंडिया के अंदर टैक्सेबल सप्लाई करना चाहता है लेकिन उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है इंडिया के अंदर, तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एज ऑल्सो फॉर एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन पीरियड ऑफ सच कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। दे हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days इन एडवांस बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई। मैंने आपको बताया था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एटलीस्ट 5 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उनको एडवांस टैक्स सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। Registration is granted to him, registration is granted to them, or period of operation is extended only after the making advance deposit of estimated tax liability, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन आपको कब ग्रांट होगा, जब आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया, जो भी आपके एस्टिमेटेड टैक्स, आपको जो भी टैक्स लायबिलिटी का एस्टिमेशन करना होगा और एडवांस में आपको पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू हिम फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन के अंदर पीरियड होता है ना वो, और 90 day फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बस इतने समय के लिए उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, except for the change in some core information in the registration application, a taxable person shall be able to make amendment without requiring any special approval from the tax authority। इसका मतलब ये हो गया, नॉन कोर एरिया होता है ना, उसके लिए एप्लीकेंट को केवल कॉमन पोर्टल पे जाकर अमेंडमेंट कर देना है, उसके लिए उसको कोई भी स्पेशल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो भी कोर एरियाज होते हैं ना, जैसे कि लीगल नेम ऑफ बिजनेस है, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और उसके अलावा एडिशन डिलीशन इन जो भी आपका डायरेक्टर है, जो भी सीईओ है, जो भी मेन पार्टनर वगैरह है, जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में पार्टिसिपेशन लेता है, ठीक है, अफेयर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर, ये सब चीजें चेंज हो रही है। लेकिन इन सब चीजों का चेंजेस डज नॉट वारंट कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है।
तो ये होते हैं कोर एरिया। अब कोर एरिया के लिए इनको क्या करना पड़ता है, ये हम यहाँ से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ चेंज इन कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, टैक्सेबल पर्सन विल अप्लाई फॉर अमेंडमेंट विद इन 15 डेज ऑफ इवेंट नेसेसिटिंग सच चेंज। मतलब जब वो इवेंट अकर हुआ था ना, जो चेंज का कारण बन रहा है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर उनको अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पीओ अप्रूव कर देगा अमेंडमेंट को विद इन नेक्स्ट 15 डेज। पीओ के पास में 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन के अंदर अंदर वो अप्रूवल दे देता है। फॉर चेंज इन नॉन कोर एरिया, नॉन कोर एरिया मतलब आपका मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है, ईमेल आईडी वगैरह चेंज हो रहा है, तो ये नॉन कोर एरिया होता है। तो इसके लिए आपको पीओ का कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। अमेंडमेंट कैन बी इफेक्टेड बाय टैक्सेबल पर्सन ऑन हिज ओन ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है। कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रहा है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो उसको रिवोक, कैंसिलेशन को कैसे रिवोक करेंगे, कौन रिवोक करेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल, प्रॉपर ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है और एप्लीकेंट भी कैंसिल कर सकता है। कब कैंसिल कर सकता है, 3 केसेस है जिसमें वो कैंसिल कर सकता है। कब, पहला, जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, अमालगमेटेड हो रहा है विद अदर लीगल एंटिटी, ठीक है, डीमर्जर हो रहा है या अदर वाइज डिस्पोज हो रहा है, डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ठीक है, या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो रहा है। टैक्सेबल पर्सन, अब टैक्सेबल पर्सन रहा ही नहीं है, नॉट लाइबल टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, या फिर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था जीएसटी के अंदर, अब वो ऑप्ट आउट कर रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। 4 केसेस है। कौन कौन से केसेस हो गया, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, डिस्पोज ऑफ हो रहा है, अमालगमेटेड हो रहा है, या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, या टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है, या फिर उसने ऑप्ट आउट कर लिया है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन स्कीम से। अब रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल बाय द पीओ ऑन हिज ओन। प्रॉपर ऑफिसर कब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, फॉलोइंग 4 केसेस में, और यहाँ से एमसीक्यू बनता है, क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। सॉरी, कौन कौन से 4 केसेस है। पहला, रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन, रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटी के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया है, या रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 3 मंथ्स इन केस ऑफ कंपोजिशन सप्लायर। मतलब जो भी रेगुलर टैक्सेबल पर्सन है ना, उसने 6 महीने कंटिन्यू पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है, और कंपोजिशन सप्लायर के केस में यहाँ 3 मंथ्स हो जाएगा, कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। या वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हैड नॉट कमेंस द बिजनेस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे मैं हूँ, मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, लेकिन क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन ले लिया, 6 महीने बीत चुके, मैंने कोई बिजनेस ही चालू नहीं किया है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वॉज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने रजिस्ट्रेशन कैसे लिया था, फ्रॉड के थ्रू, विलफुल मिस स्टेटमेंट, मैंने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया या मैंने कुछ फैक्ट छुपा दिए हैं, ठीक है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा पीओ के द्वारा। प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन, कैंसिलेशन की प्रोसीजर क्या रहेगी, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, मैंने अप्लाई किया है कैंसिलेशन के लिए, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग फॉर कैंसिलेशन शेल अप्लाई फॉर द सेम विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट वारंटिंग कैंसिलेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल। इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है ना, जो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है, क्यों कैंसिल करना चाहता है, कुछ एक इवेंट ऐसा अकर हुआ होगा जिसके कारण वो कैंसिलेशन करना चाहता होगा, तो जब वो इवेंट हुआ, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको अप्लाई करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर, जिनमें उनको डिटेल देनी पड़ेगी आपके पास में कितना इनपुट पड़ा है इन स्टॉक के अंदर, इनपुट कंटेन इन फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, और उसके बाद में आपके पास में कितना कैपिटल गुड्स पड़ा है, ऑन द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज सॉट, उसके अलावा लाइबिलिटी कितनी है आपकी, पेमेंट कितना करना है, इफ मेड आपने कितना पेमेंट कर दिया है, एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सेम। इसका मतलब ये हो गया, जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो ना प्रॉपर ऑफिसर को, तो प्रॉपर ऑफिसर नेक्स्ट 30 डे में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर पीओ कैंसिल कर रहा है आपका रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑफिसर पीओ इशू, सबसे पहले ये फॉलोइंग 4 केसेस है ना, यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा, शो कॉज नोटिस देगा, ठीक है, हु हैज टू रिप्लाई टू द सेड नोटिस विद इन 7 डेज में, आपके पास में 7 दिन का टाइम होगा, आप उस नोटिस का रिप्लाई कर दो, ठीक है। तो प्रोसीडिंग शेल बी ड्रॉप्ड, मतलब ये कैंसिलेशन की जो भी प्रोसीडिंग है ना उसको ड्रॉप कर देंगे। कब कर देंगे, 2 सिचुएशन है, या तो आपने रिप्लाई कर दिया शो कॉज नोटिस का और प्रॉपर ऑफिसर उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो गया, भाई सब सही है, कैंसिलेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा केस, आपने रिप्लाई करने के बजाय आपने क्या कर दिया, जो भी पुरानी पेंडिंग रिटर्न थी ना, आपने उन सबको रिटर्न को
फाइल कर दिया, उसके अलावा आपने पूरा पेमेंट कर दिया, टैक्स का भी, इंटरेस्ट का भी, लेट फीस का भी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। यही तो रीजन था ना जिसके लिए कैंसिलेशन कर रहे थे, आपने दिक्कत ही खत्म कर दी, तो कैंसिलेशन क्यों करेंगे। नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑर्डर शेल बी इशू विद इन 30 days फ्रॉम द रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है नहीं यार इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना ही चाहिए, तो जब भी रिप्लाई आ जाता है, 7 दिन का टाइम होता है ना एप्लीकेंट के पास में, 7 दिन के अंदर वो रिप्लाई दे देता है या नहीं देता है, तो उस डेट आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ 7 days, 30 दिन का टाइम होता है प्रॉपर ऑफिसर के पास में कैंसिलेशन ऑर्डर जारी करने का। अब बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन मतलब कैंसिलेशन का ऑर्डर दे दिया है, अब उस कैंसिलेशन को ऑर्डर को रिवोक करना है तो कैसे करेंगे। In case where registration is cancelled suo motu by the proper officer, the taxable person can apply within 30 days। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है प्रॉपर ऑफिसर ने, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना वो अप्लाई कर सकता है 30 दिन के अंदर। यहाँ पर इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया 30 days बाय द एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर। इसका मतलब ये हो गया अगर 30 दिन में आप अप्लाई नहीं कर पाए तो 30 दिन का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के द्वारा। लेकिन आप 30 days प्लस 30 days में भी आप अप्लाई नहीं कर पाए तो 30 दिन का फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है, बाय दी कमिश्नर के द्वारा। आप अप्लाई कर सकते हो ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर रिक्वेस्टिंग द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑर्डर बाय हिम। इसका मतलब ये हो गया कि आप अप्लाई कर सकते हो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, कि हमारा रजिस्ट्रेशन आपने क्यों कैंसिल कर दिया उसको रिवोक कीजिए 30 दिन के अंदर, प्लस 30 days प्लस 30 days। However, so applying the person has to make the good the default। इसका मतलब ये हो गया कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है ना रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए, उस पर्सन को पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी पेंडिंग रिटर्न्स वगैरह है ना उन सबको फाइल करना पड़ेगा, जो भी पेमेंट वगैरह पेंडिंग है, ड्यूज है, ऑल इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह उन सबका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर विच रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसिल बाय द ऑफिसर। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है तो इफ सेटिस्फाइड प्रॉपर ऑफिसर विल रिवोक द कैंसिलेशन अर्लियर ऑर्डर बाय हिम। इसका मतलब ये हो कि जो भी उसने पहले ऑर्डर दिया था ना कैंसिलेशन का, तो उस ऑर्डर को वो रिवोक कर देगा अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई आपने सारे रिटर्न फाइल कर दी और सारे ड्यूज पे कर दिए। हाउएवर इफ ऑफिसर conclude to reject the request for revocation of cancellation, he will first observe the principle of natural justice by way of issuing notice to the person and hearing him on the issue। इसका मतलब ये हो गया अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नहीं यार इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो, हम इस कैंसिलेशन को रिवोक नहीं करेंगे, कैंसिलेशन किया है वो एकदम सही है, तो प्रॉपर ऑफिसर सबसे पहले एक नोटिस देगा, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने अप्लाई किया था इसके लिए। उसके अलावा उसको हियरिंग हिम ऑन द इशू मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, उसको भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसके बाद में वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो ये अपना हो गया रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस। अपना रजिस्ट्रेशन